Good morning students. Myself Dr. Harshita Rathod, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के विकास और निर्माण की, अर्थात एटीट्यूड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो डेवलप होती है। जैसा कि हम जानते हैं एटीट्यूड इज़ नॉट अ इन्नेट क्वालिटी, यानी ये जन्मजात नहीं होती। एटीट्यूड इज़ लर्नड और एक्वायर्ड टेंडेंसी, यानी कि अर्जित प्रवृत्ति होती है। इसे व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित करता है, सीखता है, विकसित करता है, डेवलप करता है। तो इस वजह से ऐसे बहुत से कारण हैं जिनका प्रभाव अभिवृत्ति के निर्माण पर पड़ता है। और हम देखें तो अभिवृत्ति निर्माण में कई कारक सहायक होते हैं। तो इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं जो अभिवृत्ति निर्माण और विकास में सहायता करते हैं या उसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आवश्यकता पूर्ति, यानी कि जो भी व्यक्ति की नीड्स हैं या उन्हें जो चीज़ पूरी करती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी ऐसी चीज़ जो व्यक्ति के गोल्स को अचीव करने में सहायता करे, उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करे या उसकी आवश्यकता को पूर्ति करे, तो ऐसी चीज़ों के प्रति स्वतः ही व्यक्ति की अनुकूल या सकारात्मक अभिवृत्ति बन जाती है। और जो वस्तुएं, जो चीज़, जो व्यक्ति उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालता है या उसके लक्ष्य पूर्ति में बाधा डालता है, उसके प्रति व्यक्ति का नकारात्मक या नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। तो ये बहुत ही वेल नोन और बहुत ही क्लियर है कि हम देखते हैं जब हम कोई चीज़ हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बनती है तो नेचुरल है वो व्यक्ति में एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन, कुंठा को ले आता है। और ये फ्रस्ट्रेशन, कुंठा ही कारण होती है कि उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति नकारात्मक हो जाती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन, और दी गई सूचना, यानी कि आपको सूचनाएं कहाँ से और कैसी प्राप्त हो रही है वो भी आपके अभिवृत्ति निर्माण में सहायता करती है। सूचनाएं हमें कई जगह से प्राप्त होती है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, मैगज़ीन्स। इसके अलावा आसपास के व्यक्ति या आपके परिजन जो आपसे बात करते हैं उनके द्वारा भी हमें कई चीज़ों की सूचनाएं मिलती है। तो जनरली देखा गया है कि सूचना देने वाला स्रोत, यानी जो सोर्स है, वो आपके लिए कितना रिलायबल है, वो कितना इफ़ेक्टिव है, उसका प्रभाव पड़ता है। और सूचना आपको किस तरीके से दी गई है, कितने प्रचार प्रसार के साथ दी गई है, कितनी इफ़ेक्टिवली दी गई है, उसका प्रभाव पड़ता है। जनरली देखा गया है जब सोर्स अगर रिलायबल हो, यानी जिस पे हम बहुत विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हमें कोई सूचना प्राप्त होती है, तो हमारा एटीट्यूड बिल्कुल उस सूचना के अनुसार ही ढल जाता है। यानी यदि सूचना देने वाला हमारा विश्वसनीय है तो हम उसकी कही बातों पे पूरा विश्वास करते हैं और हम हमारी अभिवृत्ति को भी वैसा ही बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इस तरह ले सकते हैं, अगर कोई क्लास में नया स्टूडेंट आ रहा है और अगर आपका साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो कहें कि अरे हम इसको जानते हैं, ये तो बड़ा खड़ूस है, ये तो ऐसा है, वैसा है, तो नेचुरली आप इस इन्फॉर्मेशन से अपनी अभिवृत्ति उस व्यक्ति के प्रति या नए स्टूडेंट के प्रति वैसी ही बना लेंगे। लेकिन यदि आपके विश्वसनीय नहीं, यानी आपके क्लोज़ फ्रेंड्स नहीं, और कोई दूसरे क्लास के बच्चे कहें तो वो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन स्टिल सूचना का प्रभाव पड़ेगा, आपका एटीट्यूड कुछ हद तक उससे प्रभावित होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दी गई सूचना का भी हमारे मनोवृत्ति के विकास और उसके निर्माण में प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग, जिसे हम बोलेंगे। समाज में हम किस तरीके की चीज़ों का अधिगम करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसकी 3 प्रक्रियाएं हैं जो आपने जनरल साइको में भी पढ़ी होंगी जब हम लर्निंग का चैप्टर पढ़ते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, यानी कि ये, या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोल सकते हैं। तो ये 3 प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, कोई भी चीज़ को लर्न करता है। और क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि एटीट्यूड इज़ नॉट अ इननेट प्रोसेस, इट इज़ अ लर्नड प्रोसेस, एक्वायर्ड प्रोसेस। तो ये अधिगमित किया गया है, तो अधिगम का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम अधिगम के विभिन्न प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि क्लासिकल अनुबंधन। इसके अंदर एक किसी भी तटस्थ उद्दीपक को यदि हम
अनुक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपक के साथ जोड़ दें तो धीरे धीरे उस तटस्थ उद्दीपक में भी इतनी क्षमता आ जाती है कि वो भी अनुक्रिया उत्पन्न करवा पाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब आप किसी तटस्थ उद्दीपक को किसी के साथ जोड़ देते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है या उसकी प्रति भी अधिगम हो जाता है, जिसे प्राचीन अनुबंधन बोलते हैं। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया है स्टैटस के द्वारा। उन्होंने क्या किया है कि दो विभिन्न राष्ट्रीयता के शब्द लिए, जैसे डच और स्वीडिश, ये अलग अलग राष्ट्रीयता है। स्वीडन की जिनको राष्ट्रीयता प्राप्त है उन्हें स्वीडिश कहा जाता है। तो इस तरीके से दो शब्द लिए और दोनों के साथ अलग अलग शब्दों को दिखाया गया। यानी डच के साथ उन्होंने दिखाया खुश, पवित्र, मेहनती, लेबोरियस, इस तरीके के जो धनात्मक विश्लेषण थे या एडजेक्टिव थे। जबकि जो स्वीडिश था उसके साथ उन्होंने दिखाया गंदा, कुरूप, तीखा, इस तरीके के जो नकारात्मक एडजेक्टिव्स थे वो दिखाए गए। और उसके बाद जब सब्जेक्ट्स को इस तरीके से दिखाया गया, प्रयोज्यों को बोलकर सुनाया गया, तो अंत में जब उनकी राष्ट्रीयता वाले शब्दों के प्रति उनकी मनोवृत्ति जानने का प्रयास किया तो देखा जिन लोगों को किसी पर्टिकुलर राष्ट्रीयता के साथ नेगेटिव शब्द दिखाए उनका उस पूरी राष्ट्रीयता के प्रति ही नकारात्मक अभिवृत्ति बनी, जबकि जिनको सकारात्मक पद दिखाए उनकी उस राष्ट्रीयता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति बन गई। और आप जनरली भी ये जानते हैं, जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसके साथ नकारात्मक शब्दों को जोड़ेंगे तो हमारी अभिवृत्ति उसके प्रति नकारात्मक ही बनती है। तो इस तरीके का ये एक्सपेरिमेंट किया गया जो क्लासिकल अनुबंधन को दर्शाता है। एक और अनुबंधन का तरीका है पुरस्कार या दंड। यानी हम देखें कि जिस चीज़ पर, जिस अभिवृत्ति पर व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है, व्यक्ति उस अभिवृत्ति का अधिगम कर लेता है, और जिस चीज़ पे उसे दंड मिलता है वो उसे छोड़ता चला जाता है। तो आप ये देखें कि परिवार में इस तरीके की अधिगम बहुत होता है। जब आप ऐसा कोई अभिवृत्ति शो करते हैं, जैसे अगर आपके पेरेंट्स पसंद करते हैं कि आप ईमानदार, आप सच्चे रहें, आपको जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई सच्चाई वाला काम करते हैं, कोई गलत काम घर में हुआ और आप सच बोल देते हैं कि हाँ ये मेरे द्वारा हुआ, और उस पर आपको अप्रिशिएट किया जाता है, तो नेचुरल है सच्चाई के प्रति आपका अभिवृत्ति जो है वो सकारात्मक बनेगी और आप हमेशा सच बोलने की आदत में आएंगे। लेकिन देखा गया है कि जब बच्चा सच बोले उसके बाद भी उसकी पिटाई हो जाए तो बच्चा सच बोलना धीरे धीरे छोड़ देगा और वो झूठ बोलने लग जाएगा। तो ये भी अभिवृत्ति का, क्योंकि सच के प्रति उसकी अभिवृत्ति नकारात्मक हो गई है, उसे लगने लगता है कि सच बोलने पर तो मार ही पड़ेगी चाहे मैं कितना भी बोल दूं, तो नेचुरल है कि वो सच के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेता है और आगे चलकर सच बोलना बंद कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार में जब बच्चा जो सही चीज़ें करे, अगर उसकी अभिवृत्ति आप वैसे ही करना चाहते हो, सच के प्रति यदि उसे पॉजिटिव सकारात्मक बनाना चाहते हो, तो जब भी वो सच बोले, चाहे वो कितना ही गलत सच हो, गलत इन द सेंस चाहे उसने कोई बड़ा से बड़ी गलती कर दी हो, उसके लिए भी अगर उसने सच बोला है तो सच के लिए उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, आपको उसे शाबाशी देनी चाहिए, चाहे उसने कोई गलत काम ही करके सच क्यों ना बोला हो। तो उससे सच के प्रति उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति बनती है। तो इस तरीके का जो अनुबंधन है इसे हम साधनात्मक अनुबंधन कहते हैं या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बहुत होती है। बच्चों को कई बार हमें किसी भी तरीके से समझाने या जताने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा जैसा अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को देखता है, वो वैसी ही अभिवृत्ति भी विकसित कर लेता है। यदि बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स सच के प्रति, ईमानदारी के प्रति सकारात्मक हैं और वही कार्य करते हैं, तो बच्चा भी धीरे धीरे इन गुणों को सीख लेता है देखकर। और यदि वो घर में देखता है कि पिता भी झूठ बोलते हैं, पिता भी बेईमानी करते हैं और उसमें उन्हें कोई शर्म नहीं है, पिता भी बिजली चोरी कर लेना, टैक्स चोरी कर लेना, ये सब चीज़ें करते हैं और घर में सबको पता भी है, तो नेचुरल है कि बच्चा भी यही सब सीखेगा और उसे भी इन चीज़ों में कुछ भी गलत नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसके द्वारा भी अभिवृत्ति निर्माण होता है। अब हम बात करें ग्रुप एफिलिएशन की, यानी समूह बंधन की, तो देखा गया है कि समूह का प्रभाव भी व्यक्ति पर बहुत अधिक पड़ता है। वो किस समूह का सदस्य है, उस समूह के क्या नियम, मानक, मूल्य हैं, क्या विश्वास है, क्या तौर तरीके हैं, वो सब का उस पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है, नेचुरल है वो उसके तौर तरीके, उसके उस समूह के विश्वास, उस समूह के मानदंड,
मूल्यों आदि को फॉलो करता है, क्योंकि वो उससे जुड़ा रहना चाहता है उस समूह से, तो उसका अभिवृत्ति भी इन सब के प्रति समूह के जैसी ही बन जाती है। समूह बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक प्राथमिक समूह और एक सेकेंडरी समूह या द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह जो है, प्राइमरी ग्रुप, वो बेसिकली उन लोगों से मिलकर बना है जिनसे रोज़ का आपका फिज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल कनेक्शन रहता है। जैसे परिवार के सदस्य, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ आपका फ्रेंड सर्कल या आपके पड़ोसियों का फ्रेंड सर्कल, खिलाड़ियों का समूह, ये सब प्राथमिक समूह हैं जिनसे फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन रूटीन बेसिस पे होता है। तो ऐसे लोगों का प्रभाव या ऐसे समूहों का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत अधिक पड़ता है, उसकी अभिवृत्ति पर। परिवार में जो नियम मानक मूल्य हैं या आपके स्कूल कॉलेज के जो नियम मानक मूल्य हैं, नेचुरल है आपका उनके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति बनती है और आप भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जिससे आप समूह में बने रहें। इसके अलावा यदि आपको समूह में प्राथमिक जो समूह है उसमें आप क्योंकि अपनी कंफर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लोग माने उस समूह का सदस्य, आप चाहते हैं कि आपके समूह में एकरूपता बनी रहे, तो आप उन सब समूह प्राथमिक समूह के जो भी मानक मूल्य हैं उनको आप फॉलो करते हैं। इसी तरीके से एक ग्रुप होता है दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप। इसका प्रभाव भी पड़ता है। व्यक्ति जिस समूह का सदस्य बनना चाहता है, यानी वो भविष्य में एक्सपेक्ट करता है कि मैं आगे चल के इस ग्रुप का मेंबर बनूंगा, तो वो अभी से उस ग्रुप के नियम मानक मूल्यों को मानने लग जाता है, उनके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने लग जाता है। जैसे अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा समझने लगे कि उसे उच्च वर्गीय में या समूह का सदस्य बनना है, तो नेचुरल है कि वो उच्च समूह के जो भी नॉर्म्स हैं उनको वो अप्रिशिएट करता है, उनको वो मानने लगता है, उसके प्रति वो अपनी सकारात्मक अभिवृत्ति दर्शाता है। या आप ये भी देख सकते हैं इसको इजी वे में कि अगर कोई भविष्य में किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य बनना चाहता है, तो नेचुरल है वो आज से ही उस पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा है, उस पॉलिटिकल पार्टी की जो रूल्स है, नियम है, या जो उनका मेन मोटो है, उसको वो फॉलो करने लग जाता है, उसके प्रति सकारात्मक भाव रखने लग जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समूह का प्रभाव भी व्यक्ति के अभिवृत्ति निर्माण और अभिवृत्ति के विकास पर अत्यधिक पड़ता है।